तो सबसे पहले तो सभी गुरुजन जितने भी टीचर्स हैं सबको मेरी गुड आफ्टरनून। और शुरू करते हैं फर्स्ट एड से। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट एड होती क्या है, फर्स्ट एड की डेफिनेशन क्या है। पेशेंट को रेगुलर ट्रीटमेंट मिलने से पहले जो जो हम उनके लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं दैट इज फर्स्ट एड। और वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी लेवल पे भी हो सकता है, वो किसी स्पोर्ट के लिए हो सकता है, वो कोई बाहर का आदमी भी उसके लिए दे सकता है, या फिर वो जो विक्टिम है वो खुद भी उसको अपने आप के लिए इम्प्लीमेंट कर सकता है। और फर्स्ट एड शुरू करने से पहले एक हम बताते हैं कि फर्स्ट एड की ABCD क्या है। फर्स्ट एड की ABCD 4 चीजों के ऊपर रहती है। A फॉर एयरवे। एयरवे मीन्स जो सांस का रास्ता है, सांस की नली है, वो क्लियर होनी चाहिए। उसके अंदर इन केस अगर कोई चीज कोई पार्टिकल अंदर चला जाता है तो सबसे पहले उसको निकालने के लिए फोकस रहना चाहिए। B इज ब्रेथ मीन्स सांस जो है, सांस के अंदर अगर कुछ चला जाता है, फेफड़े के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है, सिकुड़न आ जाती है, अस्थमा हो जाता है, तो सब उस चीज को मैनेज के लिए ये दोनों चीजें मतलब लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं। इस चीज के अंदर कुछ चीज चली जाए तो इवन किसी पेशेंट की लाइफ भी जा सकती है। C है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है हार्ट का मामला, जिसमें खून की नलियां, हार्ट पंपिंग ऑर्गन जो है वो उसके अंदर आता है। तो अगर हार्ट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो दैट कैन लीड टू डेथ। और D है इसके अंदर डिसेबिलिटी। वो किसी एक्सीडेंट के कारण हो सकती है, कोई ट्रॉमा के कारण हो सकती है। तो मेन चीजें जो फर्स्ट एड है वो ABCD के लिए ही फोकस रहता है। हम इस ABCD को मैनेज करने के लिए फर्स्ट एड देते हैं। और हमारे ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर रहते हैं PPP। फर्स्ट एड के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो PPP मीन्स फर्स्ट P से है प्रेजेंस ऑफ लाइफ, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। सेकंड है प्रिवेंट एनी हार्म। पहले तो हमें किसी की जिंदगी बचानी है। सेकंड है कि उसको जिंदगी बचाते टाइम हम कोई एडिशनल ट्रॉमा, कोई एडिशनल जो है ना उसको नुकसान ना पहुंचा दें। ऐसा ना हो कि हम देखते हैं कि कोई बेहोश होकर गिर गया और उस टाइम पे CPR करना शुरू कर देते हैं। CPR के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे ही CPR करना शुरू कर दिया, पेशेंट को तो बचाने के लिए काम शुरू कर दिया, बट उस दौरान हम पेशेंट की CPR करते टाइम पसलियों को इतना जोर से दबा देते हैं कि पसलियां इवन टूट जाती हैं उस टाइम के, मतलब अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, फेफड़े के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी। उस कॉम्प्लिकेशन से तो हमने पेशेंट को बचा लिया, पर उसको नई कॉम्प्लिकेशन देकर छोड़ दिया, या वो इवन जो है ना उस कॉम्प्लिकेशन से भी पेशेंट की डेथ हो सकती है अगर एक्सेसिव प्रेशर से हम पेशेंट को CPR दे देते हैं तो उस चीज का भी ध्यान है। तो दूसरा है किसी हार्म को प्रिवेंट करना। थर्ड है प्रमोट रिकवरी, मतलब कि थर्ड P से मतलब है किसी की रिकवरी को प्रमोट करना। तो उसको अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई तो हम उसको कितनी जल्दी रिकवर करें, इस चीज के ऊपर फोकस रखना हमारा जो है थर्ड P से डेमोन्स्ट्रेट करता है। जैसे स्कूल में हम फेस करते हैं, सबसे पहले कोई एलर्जिक रिएक्शन, कोई किसी बच्चे को किसी चीज से एलर्जी है तो हम फेस करते हैं कि उसको सांस में आने में दिक्कत होगी, एकदम कोई उसको जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन होगी, कफिंग शुरू होगा, इवन चोकिंग भी किसी पेशेंट को स्कूल में कई बार आते हैं, स्कूल से बच्चे आते हैं कि इस बच्चे को तो अचानक सांस में लेने दिक्कत होगी, खांसी शुरू होगी, रिफ्लक्स शुरू होगा, तो वो किसी एलर्जिक रिएक्शन से हो सकता है। सेकंड कोई एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। स्कूल में केमिकल्स हैं, लेबोरेटरी केमिस्ट्री में जो लैब है उसके अंदर से किसी केमिकल को एक्सीडेंटली ले लिया, कोई जो है ना प्लांट लगा हुआ है स्कूल के अंदर, तो गार्डन के अंदर से किसी प्लांट का कोई जहरीला फ्रूट ले लिया, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। स्कूल के अंदर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग ही होती है, वॉलेंट्री पॉइजनिंग घरों के अंदर होती है, स्कूल्स में वो एपिसोड्स आप फेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग डिफिकल्टी। किसी को पहले से ही कोई हिस्ट्री है घर में, किसी को अस्थमा है घर में, उसको पहले से किसी तरह की कोई कोमोर्बिडिटी है, कोई और बीमारी चल रही है, तो वो भी स्कूल में हम कॉमनली फेस करते हैं। बोन इंजरी हो सकती है, मसल इंजरी हो सकती है, कोई पेशेंट किसी केमिकल से जल सकता है, आग से जल सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, इवन कहीं से गिर के, झूले से गिर के हेड इंजरी, कोई चोट लग सकती है, कोई आंख के अंदर फॉरेन पार्टिकल चला जाए, कोई जो है ना चोक का पीस चला जाए, तो ये सब हम स्कूल के अंदर कॉमनली फेस करते हैं। इवन कुछ कॉमन इलनेस भी हैं, कॉमन बीमारियां हैं, जैसे किसी को स्कूल के अंदर फीवर होगा, स्कूल के अंदर पेट में दर्द होगा, तो इन सब चीजों को मैनेज करने के ऊपर हम 1 by 1 फोकस करेंगे। शुरुआत हम आपको एक बता देते हैं कि बाकी तो चलो हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ।
हमें क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं एक बार आपको थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस यही रहता है कि हम किसी को एक्स्ट्रा हार्म ना कर दें, कोई नुकसान ना पहुंचा दें। कभी कोई हम देखते हैं कि स्कूल में कोई बच्चा झूल रहा है और वो कहीं गिर गया, वहां से झूले से गिर गया। झूले से गिरने के बाद फेस करते हैं कि उसकी नेक के अंदर इंजरी आई या उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई चोट लग गई, इवन कोई सिर के अंदर हेड इंजरी होगी, तो उस केस के अंदर सबसे पहले देखना है कि हमें उसको अननेसेसरी मूव नहीं करना है। उसको जो है ना, कोई कहते हैं कि इसको ऐसे करवट दिलवा दो, इसको लेफ्ट करवट दिलवा दो, उन पोजीशन चेंज उसकी नहीं करनी है। उसकी पोजीशन चेंज करने के बाद अगर रीढ़ की हड्डी के अंदर, अगर सिर के अंदर और अगर जो है ना स्पाइन के अंदर कोई इश्यू है तो उसको बिल्कुल जो है ना अवॉइड करके चलना, नहीं तो हम एक्स्ट्रा हार्म उसको जो है ना ज्यादा नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा देंगे। इवन दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। वो रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रेशर लगाएगा और ब्रेन को जो है ना सप्लाई बंद हो जाएगी, ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और जैसे ही ब्रेन को रेस्ट्रिक्ट होगी या तो वो पैरालिसिस में चला जाएगा, या फिर जो है ना अगर हार्ट के अंदर सप्लाई बंद होगी तो इवन दैट कैन लीड टू डेथ, सडन डेथ। अब हम बताते हैं कि भाई एक तो स्कूल के अंदर कोई भी स्टूडेंट है, आपकी हर क्लास में, हर एक टीचर की क्लास में जो भी स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट का आपके पास उसकी समरी होनी चाहिए, फिजिकल समरी और इलनेस समरी, मतलब कि उसके वो समरी उसके पेरेंट्स से और उसके जो फैमिली डॉक्टर है, वो चाहे फैमिली डॉक्टर जरूरी नहीं है कि वो कोई क्वालिफाइड डॉक्टर हो, वो कोई डॉक्टर जो उसके घर में उसको दवाई देके जाता है, गांव में कोई रूरल में कोई क्वेक है या कोई भी डॉक्टर है, उससे भी वो साइन होना चाहिए। उसको ये पता होता है कि उसको पैरासीटामोल लेने से, क्रोसिन लेने से, कोई टेबलेट लेने से कोई रिएक्शन ना हो, कोई एलर्जी ना हो। ज्यादातर हम देखते हैं कि किसी बच्चे को स्कूल में बुखार हो गया और हमने तुरंत उसको पैरासीटामोल लाके दे दी, क्रोसिन बड़ी नॉर्मल टेबलेट है, तो उसको देने से हमें अगर उसकी फैमिली उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री हमारे पास है, हमने उसका पेपर निकाला, तुरंत उसको पेपर को पढ़ना है, पेपर में देखना है कि अगर उसको पैरासीटामोल पहले से रिएक्शन करती है तो उसको अवॉइड कर देना है। ऐसा ना हो कि हम उसको पैरासीटामोल देकर और कॉम्प्लिकेशन में चला जाए और जो है ना उसकी मैनेजमेंट फिर इवन दैट कैन लीड टू एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर तो हॉस्पिटल या आईसीयू मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, वो फिर स्कूल में हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये क्लियर करें कि हर एक टीचर, हर एक अपने स्टूडेंट का एक मेडिकल रिकॉर्ड रखे। मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर उसको किस दवाई से एलर्जी है, उसको पहले से क्या क्या बीमारियां हैं, घर में वो किस चीज की दवाई ले रहा है, क्या खाना उसको जो है ना नुकसान पहुंचा सकता है, ये सब चीजें उसको उस समरी के अंदर लिखी होनी चाहिए। उसका जिस टाइम एडमिशन हुआ स्कूल के अंदर तब कितना वजन था, ग्रेजुअली उसका वजन घट तो नहीं रहा है, या उसका ग्रेजुअली बहुत ज्यादा वजन बढ़ तो नहीं रहा है। ये सब चीजें अगर हम स्कूल में मॉनिटर करते रहेंगे, और इन केस उस बच्चे को कभी किसी भी बच्चे को अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो वो बहुत हेल्प करेगी। आप नियरेस्ट कहीं सेंटर में उसको लेके जाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा। तब तक हम उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे उसका क्या ब्लड ग्रुप है, तब तक तो उसको जो है ना फर्स्ट एड की बजाय एडवांस ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि अपने स्कूल में जितने भी बच्चे हैं सबका एक हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें, जिसमें उनकी पूरी हिस्ट्री हो। फिर मैं आपको बता रहा था कि अगर फर्स्ट एड की बात आती है तो सबसे पहले सीपीआर करना तो हर एक आदमी को आना ही चाहिए। हर एक डॉक्टर, हर एक टीचर को अगर सीपीआर करना आता है तो वो जो है ना बिल्कुल किसी की जिंदगी को बड़ी आसानी से बचा सकता है। सीपीआर तो हमने सभी ने सुना है, ये टीवी में भी देखते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं कि कोई बेहोश हो गया, गिर गया, उसको सांस आना बंद हो गया और उसके ऊपर उसने जो है ना छाती को प्रेस करना शुरू कर दिया। दैट इज कॉल्ड सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। हार्ट को, फेफड़े को दोबारा रिगेन करना, दैट इज सीपीआर। सर, सीपीआर करने का सही तरीका क्या है वो बताइएगा। हाँ, सीपीआर का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ, वही जो मैं आपको बिल्कुल शुरू में आपसे मैं डिस्कस कर रहा था कि सीपीआर करते टाइम ओवर प्रेशर नहीं देना है। अगर हम किसी को ओवर प्रेशर देते हैं तो दैट कैन लीड टू रिब फ्रैक्चर, उसका रिब का फ्रैक्चर हो जाएगा। और रिब के अंदर आरबीसीज बनते हैं, हर एक पसली, हर एक बोन के अंदर बोन मैरो है और बोन मैरो के अंदर आरबीसीज बनते हैं। आरबीसीज शरीर में दो ही जगह बनते हैं, एक तो बोन मैरो के अंदर, दूसरा स्प्लीन के अंदर। अगर हड्डी टूटती है तो सबसे ज्यादा ब्लड की लीकेज होती है, और ब्लड लीक होके अगर अंदर फेफड़े के अंदर इकट्ठा होना शुरू होगा तो फिर दैट विल बी ए वेरी सीरियस इमरजेंसी।
तो ना ही तो बहुत ज्यादा प्रेशर देना है और ना ही बहुत कम प्रेशर देना है कि हम इतना कम प्रेशर दें कि उसका हार्ट तक या फेफड़े तक उसका प्रेशर ही ना जाए, तो दैट इज आल्सो यूजलेस। अब हम करेंगे कैसे इसको? हम ये अपने दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट करना है और हाथ बैंड नहीं होना चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। पेशेंट या जो पेशेंट क्लैप्स हो गया, जो पेशेंट बेहोश होकर गिर गया, उसकी छाती के बीच में इसको रखना है, एक हाथ नीचे दूसरा हाथ उसके ऊपर, और बिल्कुल ऐसे करके हाथ सीधे और खड़ा होके उसको इस तरह से प्रेस करना है कि उसकी रिब, उसका जो चेस्ट है 2 इंच के आसपास नीचे प्रेस करे। अगर हम इतना प्रेशर देंगे कि वो 2 इंच के आसपास नीचे प्रेस करेगी, तो आई एम श्योर कि वो फ्रैक्चर नहीं होगा। उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतनी कंप्रेसिबल, इतना फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो 2 इंच प्रेशर को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और सिर्फ उसको हार्ट और फेफड़े को जो प्रेशर मिलना चाहिए वो उसको मिलेगा। अगर वो प्रेशर मिलता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई दोबारा शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन शरीर को मिलनी शुरू हो जाएगी, और पेशेंट अगर कोलैप्स की तरफ जा रहा है तो पेशेंट रिवाइव करना शुरू कर देगा। दूसरा है कि कितनी 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार इसको सीपीआर को करें। 1 मिनट के अंदर हमें इसको 100 से 120 प्रेशर देने हैं, 120 कंप्रेशंस देने हैं। 100 से 120 कंप्रेशंस देंगे तो ब्लड हमारे जो रुक गया हार्ट के अंदर वो मूव करेगा, पूरी बॉडी के अंदर घूम के आएगा और दोबारा फेफड़े के अंदर से होते हुए दोबारा अपने चैम्बर के अंदर वापस आ जाएगा। तब ये प्रोसेस करेंगे। जो हार्ट वॉलेंट्री प्रोसेस कर रहा था वो हमें इनवॉलेंट्री उसको प्रेशर देके वो काम करवाना है सीपीआर के जरिए। हर 30 कंप्रेशन के बाद, जैसे हमने 30 कंप्रेशन दिए तो उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ उसको देने हैं। रेस्क्यू ब्रेथ हैं 30 बार कंप्रेस किया, फिर रेस्क्यू ब्रेथ। रेस्क्यू ब्रेथ क्या होता है? माउथ टू माउथ रेस्पायरेशन। हॉस्पिटल में तो हम क्या करते हैं, वेंटिलेटर से दे देते हैं, बाईपैप मशीन होती है, या और हमारे पास बहुत साधन होते हैं। पर स्कूल में क्या करेंगे? स्कूल में अगर पेशेंट कोलैप्स हो गया, पेशेंट फेंटिंग होकर गिर गया, उसको सांस आना बंद हो गया, तो उसको रेस्क्यू ब्रेथ देनी पड़ेगी। और रेस्क्यू ब्रेथ हम स्कूल में खुद ही वो अवेलेबल करनी पड़ेगी, वेंटिलेटर तो है नहीं। रेस्क्यू ब्रेथ हर 30 कंप्रेशन के बाद पेशेंट को माउथ टू माउथ रेस्पायरेशन दिया और माउथ को प्रॉपरली लॉक होना चाहिए। हम उसके माउथ के अंदर एयर ब्लो करनी है 2 बार एयर ब्लो करनी है, और एयर ब्लो करेंगे तो हमें महसूस होगा कि उसका फेफड़ा जो है उसकी छाती ऊपर उठ रही है। उसका जैसे ही जो है उसकी छाती ऊपर उठ रही है, इसका मतलब हमने वो प्रॉपरली किया है, हमारी एयर पूरी अंदर गई है, बाहर लीक नहीं होनी चाहिए वो। दैट इज रेस्क्यू ब्रेथ। ये हर 30 कंप्रेशन के बाद 30 सीपीआर कर रहे हैं। 30 बार कंप्रेशन दिया तो बीच में 2 रेस्क्यू ब्रेथ देनी है। हर 30 के बाद 2 बार रेस्क्यू ब्रेथ, और ये तब तक कंटिन्यू करना है तब तक पेशेंट थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस होना ना शुरू हो जाए। पेशेंट तब हाँ जी, एक बार ये जो रेस्क्यू ब्रेथ हम देते हैं इसमें बीच लगाना जरूरी है या डायरेक्ट दे सकते हैं? देखो वो डिपेंड करता है। अगर अवेलेबिलिटी है कुछ तो हम उसके बीच में कुछ अपना बहुत थिन टॉवल या बहुत थिन जो है ना अपना कोई हैंकी वगैरह लगा सकते हैं। डिपेंड, ऐसा ना हो पेशेंट पहले से ही कुछ ऐसा सिक हो कि उसको ट्यूबरकुलोसिस हो, उसको कोविड हो, उसको आजकल बहुत कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो एक से दूसरे पेशेंट के अंदर हम उसको लेके बैठ जाएं और अननेसेसरी खुद की हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाएं। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये आपका बिल्कुल ठीक आप बात पूछ रहे हैं। बट क्या होता है कि अगर हम बीच में कुछ टॉवल या बीच में कुछ हैंकी वगैरह लगा के इसको रेस्क्यू ब्रेथ को देते हैं तो वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर किसी की लाइफ बचाने के लिए थोड़ा बहुत नुकसान हमें अपने ऊपर लेना पड़ता है। तो बट दैट इज मैंडेटरी। तो अभी बात करते हैं कि एलर्जीज हैं। स्कूल में कोई बच्चा होगा, किसी को किसी चीज से एलर्जी है। एलर्जी खाने से भी हो सकती है, दवाई से भी हो सकती है, केमिकल से भी, किसी प्लांट के पोलन से भी। तो अगर ऐसा बच्चा कभी आप फेस करते हैं तो आप उसके लिए सिम्टम्स आप महसूस करेंगे, उसको रैशेज निकलाएंगे या अर्टिकेरिया दाने दाने शरीर के ऊपर हो जाएंगे, सांस लेने में उसको दिक्कत हो सकती है। इन चीजों में आप स्कूल में मतलब क्या क्या सुविधा दे सकते हैं, क्या फर्स्ट एड कर सकते हैं? तो वैसे तो टीचर्स सब अपनी तरफ से जो भी पहले तो एविल की टेबलेट ही देने की कोशिश करेंगे कि एविल दे दो, इसको रिएक्शन नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी। बट एविल को अगर हम देते हैं तो वो फर्स्ट एड में काउंट नहीं होता है, वो एडवांस ट्रीटमेंट में आता है और उस हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट है। एविल भी कई पेशेंट्स हैं, कई पीपल को जो है वो रिएक्शन करती है, तो वो स्कूल लेवल पे नहीं दे सकते हैं। वो कहीं एविल को फर्स्ट एड किट के अंदर कहीं भी मेंशन भी नहीं है कि वो एविल फर्स्ट एड किट के अंदर मेंशन आती है।
तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इस लेवल के ऊपर हम एक ही काम करेंगे सबसे पहले कि उस पेशेंट को आइसोलेट करेंगे उस एरिया से जिस एरिया में उसको एलर्जी हुई है। अगर वो बच्चा गार्डन में है तो उसको मतलब कहीं ना कहीं किसी फ्लोर से या किसी इंसेक्ट से किसी चीज़ से एलर्जी है। तो सबसे पहले तो हमें उस बच्चे को वहाँ से आइसोलेट करना है, उस जगह से उसको निकाल देना है। दूसरा, उसको एक प्रॉपर पोजीशन में लेटाना है, ऐसी पोजीशन में लेटाना है जिससे उसको प्रॉपर सांस आता रहे, वो सांस लेने में तकलीफ महसूस ना करे। तीसरा है, अगर वो सांस उसको महसूस होता है कि उस एलर्जी के कारण वो प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा और वो फेंटिंग की तरफ, बेहोशी की तरफ, या फिर उसके लिप्स को या नेल्स को देखेंगे तो वो ब्लूइश कलर के दिखने शुरू होंगे। अगर वो ब्लूइश कलर के दिखने शुरू हो रहे हैं तो समझो कि उसको ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। उस लेवल के ऊपर हमें प्रिपेयर रहना है सीपीआर के लिए और रेस्क्यू ब्रेथ के लिए। तो सबसे पहले अगर इस तरह की हम कोई इमरजेंसी महसूस करते हैं तो उसको आइसोलेट करो, उसको थोड़ा गर्म पानी पिलाओ ताकि उसको गर्मी के कारण उसकी जो नलियां हैं वो डायलेट रहें, सांस की नलियां सिकुड़े नहीं। गर्म पानी डायलेट करेगी, ठंडी चीजें उसको सिकोड़ेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। सीपीआर के लिए तैयार रहना है। सीपीआर का मैंने आपको प्रोसीजर बताया ही है। अस्थमा, अगर किसी बच्चे को स्कूल में अस्थमा है, अस्थमा का अटैक हो जाता है, चोकिंग हो जाती है, तो भी यही प्रोसेस फॉलो करना है। सीपीआर के लिए प्रिपेयर रहना है और उसको एयर पोजीशन बिल्कुल खुली जगह में जहां पर कोई किसी चीज की एलर्जी का डर ना हो, इस ऐसे कमरे में उसको रखना है, वेंटिलेटेड रूम के अंदर रखना है। नेक्स्ट इमरजेंसी एनिमल बाइट की हो सकती है। कोई कुत्ता आ गया, कोई डॉग है, कोई और एनिमल है, अगर वो किसी बच्चे को काट लेता है स्कूल के अंदर तो सबसे पहले रहता है कि ब्लीडिंग होनी शुरू होगी। ब्लीडिंग को हम कैसे बंद करेंगे? तो ब्लीडिंग का आप स्कूल में क्या करते हैं, जाते ही उस पेशेंट को करते हैं कि उसको टाई कर दिया, उसको कपड़े से बांध दिया, ब्लीडिंग उससे बंद हो जाती है। बट कई बार ऐसा होता है कि बांधने से भी ब्लीडिंग बंद नहीं होती है। तो उस लेवल के ऊपर हमने क्या करना पड़ेगा? उस लेवल के ऊपर ब्लीडिंग बंद करने के लिए आइस पैक लेना है। आइस पैक नहीं है तो बर्फ लेनी है। फ्रिज में बर्फ इजीली अवेलेबल हो जाती है। अगर स्कूल में नहीं है तो बर्फ कहीं भी बाहर दाएं बाएं से हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसको बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े के अंदर रैप करना है बर्फ को। मतलब या तो एक बिल्कुल साफ कपड़ा हो, टॉवल हो, उसके अंदर रैप करके और उस जहां से ब्लीडिंग हो रही है उस एरिया के ऊपर उसको रखना है। आइस के अंदर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर प्रॉपर्टीज होती हैं, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की प्रॉपर्टीज हैं, और जैसे ही हम उसको रखना शुरू करेंगे वेसल्स अपने रास्ते को बंद करना शुरू कर देंगे। ब्लड जहाँ से लीकेज है वो लीकेज बंद होना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ब्लीडिंग बंद होगी। दूसरा है, अगर उसके बाद भी हमें लगता है कि ब्लीडिंग फिर भी हो रही है तो हमें पर्टिकुलर उस पोजीशन के ऊपर प्रेशर दे के रखना पड़ेगा। पट्टी का प्रेशर नहीं आएगा, फिर वो हम पट्टी बांध देंगे तो पट्टी का प्रेशर 4 इंच के अंदर रहेगा। अगर 4 इंच की बैंडेज हम उसके ऊपर बांध रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल लोकल प्रेशर देना है। दैट कैन बी द प्रेशर ऑफ ए थंब और दैट कैन बी द प्रेशर ऑफ ए पाम। मतलब या तो हथेली से प्रेशर देंगे उसको या बिल्कुल थंब से उस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्लॉक कर देना है ताकि वहां से ब्लीडिंग ना हो। और उसको तब तक ब्लॉक करके रखना है तब तक या तो वो क्लॉट ब्लड निकलना बंद ना हो जाए या तब तक हम एडवांस ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं। सबसे ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेशन तभी आती हैं तब पेशेंट को ब्लीडिंग होके और एनीमिया या ब्लड लॉस हो जाए और आदमी जो है ना शॉक में चला जाए। अगर एनीमिया ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होगा तो इवन तब तक हम किसी का ब्लड ग्रुप चेक कराते हैं और ब्लड की अरेंजमेंट होती है तब तक पेशेंट क्लेश कर जाता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि ब्लड लॉस ना हो। और कोई किसी को इस बारे में पूछना हो तो मैं आपको साथ साथ क्लियर करता रहूंगा। मैं अपनी तरफ से जो परिस्थितियां आती हैं स्कूल में वो है दौरे, बेहोशी, चोट लगना, किसी कीड़े के द्वारा बच्चे को बिजली का करंट लगना, पानी में बच्चे का डूब जाना, इन चीजों का मैं इन सब चीजों को कवर कर रहा हूँ। मैं आप सब चीजों को कवर कर रहा हूँ। इंसेक्ट बाइट का भी इसमें आ गया है। इंसेक्ट बाइट में भी सेम है जो मैं एलर्जी में बता रहा था। इंसेक्ट बाइट और चोट लगने वाला मामला यही है जो मैं आपको बता रहा था। अगर कोई बाइट कर रहा है वो भी एक चोट ही है। कहीं से गिरने के बाद चोट लगती है तो चोट भी 2 तरह से हो सकती है। एक तो ब्लंट चोट हो सकती है। ब्लंट चोट का मतलब है कि हिट तो होगा, कहीं से बाहर ब्लीडिंग नहीं हुई है बट या तो अंदर फ्रैक्चर हो गया या फिर कहीं स्वेलिंग आ गई, वो ब्लंट चोट हो सकती है। और शार्प जो इंजरी है, शार्प इंजरी के अंदर या तो पार्ट बिल्कुल ही एम्पुटेट हो जाएगा, पार्ट बिल्कुल ही अलग हो जाएगा बॉडी से, वो तो एम्पुटेशन है। और या फिर पार्शियली कट लग गया और उसके अंदर से ब्लीडिंग हो रही है। अगर पार्शियल कट है और ब्लीडिंग हो रही है तो जैसे मैंने आपको एनिमल बाइट के अंदर बताया है तो वही चीजें इसमें फॉलो करनी है। वही कंप्रेशन देना है, ड्रेसिंग देनी है, साफ उसको रखना है
और पार्ट को पूरा कवर करके, अगर पार्ट पूरा एम्पुटेट हो जाता है तो बाकी तो सारा यही प्रोसेस करना है जो एनिमल बाइट में मैं आपको बता रहा था। उसको साफ करना है, प्रेस करना है, लोकलाइज प्रेशर देना है, बर्फ से उसको फर्मेंटेशन करनी है, बर्फ से उसकी सिकाई करनी है। और जो पार्ट बिल्कुल डिटैच होके अलग गिर गया, उस पार्ट को बिल्कुल साफ टॉवल के अंदर या किसी गोज के अंदर, किसी पट्टी के अंदर रैप करके और उसको किसी प्लास्टिक बैग के अंदर डाल के उसको भी हॉस्पिटल तक साथ पहुंचाना है। आजकल वस्कुलर सर्जरीज होती हैं और वो पार्ट वस्कुलर सर्जरी से दोबारा वैसे ही लग जाएगा जैसा उसको पहले जहां पर लगा हुआ था। अगर उंगली कट गई तो उस उंगली को वहीं पर सेट कर देते हैं वस्कुलर सर्जरी से। तो आजकल एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, इन सब चीजों से ये चीजें पॉसिबल हैं। दूसरा आप बता रहे थे कि अगर किसी को चोट लग गई या बिना चोट के भी बेवजह अगर किसी को नाक के अंदर से ब्लीडिंग होनी शुरू होगी, नक्सीरी जिसको बोलते हैं, एपिफ्लेक्सिस, तो एपिफ्लेक्सिस में भी ब्लीडिंग बंद करने के लिए हमने नाक को इतना प्रेशर देना है कि नाक की दोनों जो नेजल कैविटी है वो बीच वाली हड्डी के साथ चिपक जाए। जैसे ही हम प्रेशर देंगे और वो बीच वाली हड्डी के साथ चिपक जाएगी तो थोड़ी देर के लिए उसको बंद करके रखना है। तब तक बंद करके रखें तब तक ब्लीडिंग, आपको ये लगे कि ब्लीडिंग आनी बंद ना होगी। पेशेंट तब तक मुंह से सांस लेता रहेगा, उस दौरान मुंह से सांस लेगा, और ऐसा ना हो कि हम उसके मुंह को भी बंद कर दें और उसको सांस ही आना बंद हो जाए। तो उसको मुंह से सांस लेता रहेगा और नाक को इस तरीके से प्रेस करना है कि वो जहां से ब्लीडिंग सोर्स है, नाक के अंदर जहां से भी नस लीक होके ब्लीडिंग कर रही है वो प्रेस हो जाए, और प्रेस होने के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। कहीं से बर्फ लेके, बर्फ का जो रोल है वो वैसोकंस्ट्रिक्टर है, बर्फ लेके बर्फ से उसकी सिकाई कर सकते हैं और ब्लीडिंग नॉर्मली, या ठंडे पानी नाक के ऊपर डालते हैं, सिर के ऊपर डालते हैं, वो हेल्प करता है। ये कई हम क्या करते हैं कि पैर को उठा देते हैं, ब्लीडिंग नाक से खून आना शुरू होगा और पैर को उठा दिया, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम पैर को उठा रहे हैं तो हम नाक की तरफ ब्लड सप्लाई को और ज्यादा बढ़ाएंगे, और अगर हम नाक की तरफ ब्लड सप्लाई को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो और ज्यादा ब्लीडिंग होगी। तो इस चीज को कभी ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं करना कि भाई इसको नाक से खून आना शुरू हो गया, इसके सिर को नीचे कर दो और पैर को उठा दो, वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जाएगा, ब्लड लॉस ज्यादा होगा उससे। सिर को एलिवेटेड रखो, नाक को दबाओ, अगर खून अगर मुंह के अंदर आना जाना शुरू हो जाता है तो कोई बात नहीं, यू विल स्पिट इट आउट। दूसरा है, आप किसी बच्चे को चोट लग गई और स्प्रेन आ गया, हड्डी टूट गई, तो उसमें 3 चीज फॉलो करनी है। पहली चीज रेस्ट, दूसरा आइस, और थर्ड एलिवेशन। अगर पैर में कहीं से झूले से गिर के, कहीं से गिर के पैर टूट गया, एथलेटिक्स चल रही है, गेम्स चल रही है, पैर में फ्रैक्चर होगा, तो 3 ही चीज उसको इम्प्लीमेंट करनी है, रेस्ट, आइस एंड एलिवेशन। रेस्ट में है कि उस पैर को बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन में रख दो, उसको किसी चीज से इस तरीके से बांध दो, उसके स्प्लिंट लगाओ उसके नीचे। स्प्लिंट के लिए हम कोई कंबल ले सकते हैं, कोई स्टिक ले सकते हैं, कोई जो है इजीली अवेलेबल किसी बेंच की प्लाई का छोटा टुकड़ा ले सकते हैं, वो उसके नीचे लगाना है, और पट्टी से, कंबल से, टॉवल से, चादर से, किसी चीज से उसको इस तरीके से फिक्स कर देना है कि वो उसके ऊपर टिका रहे, वो रेस्ट पोजीशन में आ जाए, वो उसकी मूवमेंट ना हो। सेकंड इम्प्लीमेंट करना आइस। अगर कहीं सोजन आ गई, टकने के ऊपर सोजन आ गई, तो इसका मतलब इंटरनल ब्लीड है, वो बाहर ब्लीडिंग नहीं हुई, बट ब्लीडिंग जरूर हुई है, वो रप्चर होके, वो कट के वो बाहर नहीं निकली ब्लीडिंग। उसमें आइस फर्मेंटेशन, बर्फ से सिकाई करो ताकि वो सोजन जल्दी से जल्दी उतर जाए। थर्ड है एलिवेशन। लिम्ब को एलिवेटेड रखना है। अगर पैर में फ्रैक्चर है, पैर में सोजन है, तो पैर के नीचे कोई तकिया, रजाई, कुछ स्टूल वगैरह कुछ रख के उस पैर को थोड़ा सा अपनी बॉडी के लेवल से, हार्ट के लेवल से, पंपिंग ऑर्गन हार्ट है, हार्ट पंप कर रहा है, अगर पंप नीचे की तरफ करेगा हार्ट, तो ग्रेविटी के कारण पैर की तरफ लोड बढ़ेगा, ब्लड ब्लीडिंग और ज्यादा होगी। अगर हम उसको एलिवेट कर देंगे तो ब्लड सप्लाई वहां तक कम जाएगी, थोड़ा अगर ब्लड सप्लाई वहां पर रेस्ट्रिक्ट होगी तो सोजन वहां पर जल्दी उतरेगी। तो ये 3 चीजें फॉलो करनी है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, इन केस ऑफ एनी ब्रोकन बोन, और अगर कहीं स्वेलिंग आ जाती है, मोच आ जाती है, तो ये रेस्ट, आइस एंड थर्ड इज एलिवेशन। तो स्प्लिंट और ड्रेसिंग का तो यही है कि भाई आपको जो चीज वहां पर मिल जाए, आपको पास अगर कोई बेंच है उसकी प्लाई ले सकते हैं, अगर कोई स्टिक है, स्टिक नीचे बांध सकते हैं, 2 स्टिक ली और उसके नीचे बांध दी तो पैर की मूवमेंट बंद होगी। अगर ये चीज भी नहीं मिल रही तो कंबल ले सकते हैं किसी का, कंबल को 5-6 फोल्ड करो, उसको वो ऐसे लगेगा वो लगभग जो है ना 6 इंच के आसपास की उसकी थिकनेस हो जाती है, तो उसको नीचे लगाओ, ऊपर से रैप कर दो, वो उसको स्प्लिंट, उसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर देगा, मूवमेंट नहीं होगी उससे उसकी।
आप बता रहे थे कि बर्न के पेशेंट आते हैं, जलने के पेशेंट कई बार इमरजेंसी हो जाती है। तो बर्न की स्थिति, बर्न भी दोनों तरह से हो सकता है, केमिकल बर्न भी हो सकता है और डायरेक्टली जो है ना फायर बर्न भी हो सकता है। केमिकल बर्न बेसिकली लेबोरेटरीज में होता है कि किसी के ऊपर कोई केमिकल गिर गया, केमिस्ट्री का कोई केमिकल लैब से कोई केमिकल गिर गया, तो उसमें तो हमें बिल्कुल एक ही कोई दूसरी चीज फॉलो करनी ही नहीं है। उसमें तो बस एक ही काम करना है कि नॉर्मल साफ सुथरा पानी, बिल्कुल स्टेरल वाटर, ऐसा ना हो कि पानी के अंदर ही पहले उसमें काई जमी हुई है, बिल्कुल साफ पानी उसके ऊपर डालना है, ठंडा पानी। ठंडे पानी को तब तक डालते रहो तब तक वो वॉश ना हो जाए, वो फर्दर इंजरी नहीं करेगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। केमिकल को डाइल्यूट करना है। अगर कंसंट्रेटेड है तो वो ज्यादा नुकसान करेगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा तो वो कम नुकसान करेगा, वो डीप टिश्यू को पेनिट्रेट नहीं करेगा। और बर्न 3 कैटेगरी के अंदर आते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री बर्न को तो इजीली, मतलब उसके लिए किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, घर में जो है ना नारियल का तेल, ल्यूब्रिकेशन कुछ भी लगा के वो रिकवर हो जाता है। शरीर की सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी है, वो रिकवर उसको कर लेती है। अगर कंसंट्रेटेड केमिकल बॉडी के ऊपर ज्यादा देर के लिए रहता है तो वो प्राइमरी लेयर, ऊपर वाली लेयर को, स्किन को पेनिट्रेट करके वो इनर टिश्यू के अंदर जाएगी, फिर वो सेकेंड डिग्री बर्न को जनरेट कर देगी। और सेकेंड डिग्री बर्न हील होने में लंबा टाइम लेगा कंपेरेटिवली फर्स्ट डिग्री बर्न के। और अगर उसके बाद भी हम उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे तो वो और ज्यादा अंदर टिश्यू तक पेनिट्रेट करेगा। और थर्ड डिग्री, जिसमें अंदर के टिश्यू तक भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्किन के अंदर से जाते हुए पेट के अंदर, आंतों तक भी इन्वॉल्व कर सकता है, लीवर तक भी वो बर्न पहुंच सकता है। तो जितना जल्दी से जल्दी हम उसको डाइल्यूट कर देंगे, उसके ऊपर पानी का पीएच जो है वो न्यूट्रल होता है। पानी अगर एसिड डल रहा है शरीर के ऊपर या बेस डल रहा है, एल्कली डल रहा है, पानी एक ऐसी चीज है जो एसिड को भी न्यूट्रल की तरफ लेके आएगी और बेस को भी न्यूट्रल की तरफ लेके आएगी। तो केमिकल बर्न का तो यही है कि उसको डाइल्यूट कर दो। अगर दूसरा है कि किसी फायर के चपेट में अगर कोई पेशेंट आता है, कोई इस तरीके से आता है, तो ये हम इसको तो शायद बताने की जरूरत ही नहीं है। कंबल में रैप करना है, कोई कपड़े में, रजाई में उसको रैप कर देना है और पानी से उसको आग को बुझाना है। पहले बताते थे कि पानी डालना है आग के ऊपर, बिल्कुल पानी डालना है, पानी के बगैर आग नहीं बुझेगी। पानी, फायर एक्सटिंग्विशर अगर अवेलेबल है तो उससे, और कंबल में रैप करो, शिफ्ट कर दो पेशेंट को अगर डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर है तो। अगला है कि अनकॉन्शियसनेस का, आप मैम कह रहे थे कि अनकॉन्शियस हो जाता है बच्चा, बेहोश हो जाता है। तो अनकॉन्शियसनेस के लिए तो सबसे पहले तो हमें रूल आउट करना पड़ेगा कि अनकॉन्शियसनेस है किस कारण से, किस चीज से अनकॉन्शियसनेस को आई है। पहला कारण हो सकता है कि बच्चे कई बार बिना खाना खाए स्कूल में आ जाते हैं, बिना खाना खाए स्कूल में आए, उसको एनर्जी लेवल उसका कम हो गया, ग्लूकोज लेवल उसका कम आया और फेंटिंग हो गई, उसको बेहोश हो गया। प्रेयर के अंदर देखते हैं कि प्रेयर कुछ लंबी चल गई और 1 घंटे तक बिना खाए हुए आया, उसकी जितनी एनर्जी थी तो वो खड़े होने में यूज होगी, अब उसके अंदर एनर्जी रही नहीं, उसका शुगर लेवल कम आ गया। 70 से 160 के बीच में शुगर लेवल जरूरी है। अगर बिना खाए आएंगे तो शरीर को एनर्जी मिलनी बंद होगी और बच्चा पेंटिंग की तरफ जा सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि ग्रेविटी के कारण, 1 घंटे तक रहने के कारण ग्रेविटी के कारण ब्लड सप्लाई पैरों की तरफ आती है और पैरों की तरफ ब्लड सप्लाई ज्यादा रहेगी तो ब्रेन को सप्लाई नहीं मिल रही, ब्रेन को सप्लाई नहीं मिलेगी तो फेंटिंग बेहोशी नॉर्मल चीज है उस टाइम के ऊपर। तो टीचर्स साहब बोलते हैं उनको कि पैर मूव करते रहो, पैर मूव करते रहने का, पैरों की उंगलियां मूव करते हैं, तो उनका मेन जो है रीजन यही है कि ब्लड वहां से मूव करके दोबारा ऊपर की तरफ साइकिल होता रहे, पंप होता रहे और ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई मिलती रहे। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है, अनकॉन्शियस होती है, तो सबसे पहले तो उसकी चार्ट निकालो, उसका जो मेडिकल चार्ट है वो देखो कि उसको पहले से कोई डायबिटीज की बीमारी तो नहीं है। अगर पहले से उसको डायबिटीज की बीमारी है तो उसमें वो कोई टेबलेट ले रहा होगा और वो टेबलेट के कारण भी शुगर लेवल कम आ जाता है। पहले डायबिटिक है, उसने टेबलेट ले ली तो शुगर लेवल कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल से भी डाउन आ जाए और उसको फेंटिंग हो जाए, बेहोशी आ जाए। अगर शुगर की उसकी फैमिली हिस्ट्री आपको मिल जाती है कि उसको शुगर से फेंटिंग है तो उसको थोड़ा मीठा पानी पिलाना है, मीठी चीज कोई चीनी वगैरह आप अवेलेबल हो जाएगी, किचन से लेनी है, उसको दे देनी है, वो जल्दी उसकी शुगर लेवल राइज होगी और वो होश में आ जाएगा। दूसरा कारण हो सकता है कि ब्लड सप्लाई वो एनीमिक हो, उसमें खून की कमी हो, कमजोर हो, एनीमिक है और वही खून 1 घंटा खड़ा रहने से नीचे की तरफ आ गया, पैरों पंजों की तरफ आ गया, ब्रेन को सप्लाई मिलनी बंद होगी। वही 5 लीटर खून है बॉडी के अंदर,
5 लीटर में से 3 लीटर के आसपास पैरों में आ गया, ब्रेन को मिलना बंद हो गया। ब्रेन को मिलना बंद हो गया तो ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, बेहोश हो गया। उस टाइम के ऊपर पैरों को एलिवेट कर देना है। वही 5 जो ब्लड बॉडी के अंदर है वो वापिस ब्रेन के अंदर जाएगा, वापिस ब्रेन के अंदर जाएगा, ब्रेन को एनर्जी मिलेगी और पेशेंट होश में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो फिर हॉस्पिटल की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा। ये प्राइमरी चीजें हैं। डिहाइड्रेशन के कारण भी हो सकता है, तो लिक्विड चीज थोड़ा उसको पिलाएंगे तो थोड़ा कॉन्शियसनेस आ सकती है। बट इन केस ऑफ कन्वर्जन, आप दौरे के लिए कह रहे थे, तो दौरे में अगर किसी बच्चे को दौरा आ जाता है तो उसके मुंह के अंदर पानी, लिक्विड कुछ चीज डालनी नहीं है। अगर इन केस ऑफ कन्वर्जन हम उसके अंदर पानी डालना शुरू कर देंगे, भाई इसको मुंह को खोल और पानी डालो मुंह के अंदर, तो वो पेट के अंदर जाने की बजाय सांस की नली के अंदर चला जाएगा। ऐसा तो स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कन्वर्जन के अंदर पेट के अंदर, मुंह के अंदर पानी ना डालें, बिल्कुल भी नहीं डालें, कोई लिक्विड ना डालें। अगर वो गलती से सांस की नली के अंदर चला गया तो दैट कैन लीड टू सीरियस इंजरी, सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ जाएगी, इवन डेथ भी हो सकती है। सांस का रास्ता रुक जाएगा, सांस लेना बंद हो जाएगा, फिर सीपीआर भी काम नहीं करेगा और ना ही माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन काम करेगी फिर, अगर वो सांस की नली में चला गया तो। नेक्स्ट है, अगर कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है आंख के अंदर तो उस हालत में क्या करेंगे। अगर कोई फॉरेन बॉडी आंख में चली जाएगी तो उसको सबसे छोटा तरीका है, उसको वॉश करना है, आंख को साफ पानी से वॉश करना है। अगर विजिबल है, प्रॉपर आपको दिख रही है कि वो आप उसको देख पा रहे हैं, तो एक बिल्कुल स्टेराइल, बिल्कुल नई सिरिंज लेनी है, साफ 10 ml की, 20 ml की सिरिंज जिससे इंजेक्शन लगाते हैं, और उसके अंदर स्टेराइल वाटर, साफ सुथरा पानी उसके अंदर भरना है और उससे बिल्कुल जेंटली हल्का प्रेशर मारना है जहां पर वो फॉरेन बॉडी देगी उसके ऊपर। उसको टच करके पकड़ के निकालने की कोशिश नहीं करनी है। टच करके पकड़ के किसी चीज से या किसी पेन से, चिमटी से, किसी जो है आप हैंकी से, रुमाल से रगड़ के निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आंख के अंदर कहीं ना कहीं इंजरी कर देगा और सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ जेंटली उसको हाइड्रोलिक प्रेशर से, पानी के प्रेशर से ही उसको निकालना है और सिरिंज में भरना है। अगर आपको विजिबल है तो उसको जेंटली उसको जो है ना शावर करना है, शावर करने से उसको निकल जाएगा वो। इन केस ऑफ हेड इंजरी, अगर किसी को गिरने के कारण सिर में चोट लग जाती है तो सिर की चोट को हमने बड़ा ध्यान से देखना है। सिर की चोट लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। हेड इंजरी में देखते हैं कभी पेशेंट को, इवन हम हॉस्पिटल में भी अगर कोई हेड इंजरी का पेशेंट आता है तो उसको सीटी के लिए, हमारे के लिए शिफ्ट करना पड़ता है, वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो हेड इंजरी को बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि हेड इंजरी है कि नहीं है। आप इस चीज को, हेड इंजरी का मतलब ये नहीं है कि वो आउटर थोड़ा सिर के अंदर चोट लगी और दैट इज हेड इंजरी। हेड इंजरी का मतलब है कि इंटरनल चोट, सिर के अंदरूनी, ब्रेन के अंदर कहीं, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, पोन्स में कहीं अंदरूनी ब्रेन के अंदर कोई चोट ना हो, अंदर कहीं खून ना इकट्ठा हो, तो वो है हेड इंजरी। हेड इंजरी को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? 5 बातें हैं। अगर आप किसी को सिर में चोट लग गई और 5 बातें आती हैं, उल्टियां, बेहोशी, दौरा, व्यवहार में परिवर्तन और ईएनटी ब्लीड, नाक कान गले से खून आता है, तो समझो कि दैट इज इंटरनल इंजरी, मतलब सिर की अंदरूनी चोट है। और सिर की अंदरूनी चोट के अंदर आपको वहां पर कुछ नहीं करना है। जितना जल्दी आप एम्बुलेंस को कॉल करो, आप जो है पेशेंट को शिफ्ट करो हॉस्पिटल में। वहां पर सीटी स्कैन की जरूरत होती है और इवन जो है ना वेंटिलेटर सपोर्ट की या फिर सर्जरीज की जरूरत होती है। तो आप वहां पर, आपको अगर इतनी क्वालिफाइड है, आपको इतनी नॉलेज है फर्स्ट एड की कि ये हेड इंजरी है कि नहीं है। अगर सिर में चोट लगी है तो वही सारी चीजें, ब्लीडिंग हो रही है तो वो चीज फॉलो करनी है कि ब्लीडिंग को बंद कर दिया, कोल्ड बर्फ से सिकाई कर दी, प्रेशर दे दिया, उसको पट्टी कर दी, तो वो ठीक है। अगर ये 5 बातें नहीं है, अगर उल्टियां नहीं है, बेहोशी नहीं है, दौरा नहीं है, व्यवहार में परिवर्तन नहीं है और ईएनटी ब्लीड, नाक कान गले के अंदर से खून नहीं आ रहा, तो ये चीजें आप इंप्लीमेंट कर लिए। जो भी पहले ब्लीडिंग को बंद करने के लिए, स्टेरल गोज रखने के लिए, पट्टी के लिए बेटाडीन, जो भी आप कर पाते हैं स्कूल में वो आप कर सकते हैं। बट इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है कि आप वेट करेंगे उसको दौरा आ रहा है या फिर उसको नाक से या कान से या मुंह से खून आ रहा है और वहां पर वेट करें, तो वो हर एक सेकंड पेशेंट की जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। जितना जल्दी पेशेंट को शिफ्ट करेंगे हेड इंजरी के मामले में, उतना ज्यादा उसको चांस हो जाएंगे सर्वाइव करने के। जब बिल्कुल हेड इंजरी है तो आप इसको ध्यान रखिए, ये 5 ही बातें हैं, उल्टियां, बेहोशी, दौरा, व्यवहार में परिवर्तन और ईएनटी ब्लीड, नाक कान गले से खून आना। तो इन हालत के अंदर
सिर के अंदर चोट है तो बिल्कुल उस बच्चे को वेट मत करिए कि आप उसको 20 मिनट के लिए ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसको शिफ्ट करने के लिए सोचेंगे। उसको जितना जल्दी आप हो उसको शिफ्ट करिए और उसकी लाइफ बचाने में वो उसके पेरेंट्स बड़ा मतलब वो आपको कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि आपने बड़ा जुडिशली जो है ना उसको ये जज किया कि ये हेड इंजरी थी और वो मतलब आपके लिए थैंकफुल रहेंगे। कंपेरेटिवली हम उसको वहां पर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करने की सोचेंगे। बेस्ट रेफरल इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर हम प्रॉपर रेफरल कर रहे हैं किस हालत में कहाँ रेफर करना है तो वो बेस्ट ट्रीटमेंट, वो बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको लाइफ को बचाने के लिए। पॉइजनिंग का भी, जैसे एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का स्कूल में कोई जहरीला प्लांट है उसका कुछ खा लिया, कोई जो है ना कोई केमिकल इंजेक्ट कर लिया, तो हर एक पॉइजन का एक एंटीडोट होता है। उसको स्कूल में एंटीडोट अवेलेबल नहीं होता है, तो बस यही है कि गैस्ट्रिक लवाज उसको पेट को साफ करो। अगर ये है कि वो लवाज के लायक है, पेट को कुछ पानी पिला के उसको लिक्विड पिला के उसको डाइल्यूट कर देना है। डॉक्टर साहब, मैं काफी देर से बड़ा इंटरेस्ट लेकर के मैंने बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जिसके बारे में मुझे स्वयं को ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी वो जानकारियां हमें उपलब्ध हो पाई जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो छोटा मोटा उपचार प्राथमिकी जिसको बोलते हैं वो हम अपने स्कूल लेवल के ऊपर या इंसिडेंट ऑन द स्पॉट जहाँ पे होता है उसके ऊपर कर सके, तो वो जानकारियां आपने उपलब्ध कराई। एक चीज उपलब्ध मैं एक एनीमिक का जिक्र आ रहा था कि एनीमिक होगा तो ऐसी अवस्था में अगर बच्चा है या कोई भी आदमी है वो फेंट आ जाता है, अचेतन अवस्था में चला जाता, हमें क्या पता चलेगा कि ये एनीमिक है? बिल्कुल राइट, आप ठीक पूछ रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि एनीमिक है? एनीमिया देखने के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं होती उसका हीमोग्लोबिन चेक करना है, तो ये तो लास्ट है। मतलब डॉक्टर्स भी 3 तरह के होते हैं, हीन वैद्य, कुशल वैद्य और श्रेष्ठ वैद्य। हीन वैद्य तो होता है कि जिसको बता भी दो और टेस्ट भी करा दो और वो डॉक्टर जज नहीं कर पाता कि इसको क्या बीमारी है। दूसरा है कि भाई कुशल वैद्य जिसने टेस्ट वेस्ट करा के बता दिया कि भाई आपको ये बीमारी है। और तीसरा होता है श्रेष्ठ वैद्य। श्रेष्ठ डॉक्टर वो होता है, बेस्ट डॉक्टर वो होता है जो देख के ही बता दे कि इसको क्या बीमारी है। तो श्रेष्ठ वैद्य आजकल कम है, बाकी जो कुशल वैद्य है उसका वो हमें क्या करना है, पेशेंट को 2 ही चीज देखनी है। एक तो आईज के नीचे कंजक्टाइवा है जो आप देख पा रहे हैं शायद, हाँ, कंजक्टाइवा अगर ये रेडिस, ये जो आप देख रहे हैं शायद आप क्लियर देख पाएंगे, अगर ये हिस्सा आपको रेडिस दिख रहा है तो वो अनीमिक नहीं है। अगर ये हिस्सा आपको दिख रहा है कि ये बिल्कुल येलो या व्हाइट कलर का दिख रहा है तो वो एनीमिक है। दूसरा आप देखेंगे नेल्स को, नेल्स बड़े इजीली आप देख सकते हैं कि अगर नेल्स बिल्कुल पीले पड़े हुए हैं, नीले नीले दिख रहे हैं या पीले दिख रहे हैं, वो ऑक्सीजन की कमी है, मतलब अनीमिक है। तीसरा लिप्स को आप ऑब्जर्व करेंगे, लिप्स के अंदर अगर लिप्स के अंदर ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा होती है नोज के और लिप्स के अंदर, अगर इन टिप्स के ऊपर आप रेडिश महसूस कर रहे हैं तो वो एनीमिक नहीं है। अगर ये टिप्स पेलर, ये पीले पीले महसूस हो रहे हैं, नीले महसूस हो रहे हैं, तो वो अनीमिक है। फिर कोज ऑफ जो अनकॉन्शियसनेस है वो अनीमिया हो सकता है। आप इन 3 चीजों को देख के इजीली जज कर सकते हैं कि ये एनीमिक है। और अनीमिया टेस्ट कराने के लिए, हीमोग्लोबिन चेक कराने के लिए टेस्ट की जरूरत नहीं है। 99% पेशेंट्स को आप सिर्फ देख के बता सकते हैं कि इसमें खून की कमी है। और 10 ग्राम से ऊपर को तो ज्यादा जज नहीं कर पाते हैं, और 10 ग्राम से ऊपर वाला फेंट भी नहीं होता, बेहोश भी नहीं होता है। फेंटिंग उससे नीचे वालों को होती है लगभग, और वो इजीली हम स्कूल में देख के आप उसको देख सकते, बता सकते हैं कि एनीमिक है। कई बार डॉक्टर साहब मतलब जो है हम कई बार चेक करवाते हैं तो ये मतलब पीएच वैल्यू जो है 17+ भी जा रही है, तो वो 17+ जाने का मतलब इसका तात्पर्य क्या है, उसको क्या आकलन करें हम? पीएच वैल्यू या हीमोग्लोबिन वैल्यू? हीमोग्लोबिन वैल्यू 17+ जो हीमोग्लोबिन जा रहा है वो नॉर्मली नहीं जाता है। वो नॉर्मली उनका जाता है जो स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, और वो हेल्दी हीमोग्लोबिन नहीं है, वो अनहेल्दी हीमोग्लोबिन है। वो स्मोकिंग के कारण, कार्बन पार्टिकल्स के कारण वो एनीमिया है, सॉरी हीमोग्लोबिन ज्यादा है, तो वो अच्छा नहीं है। उसमें इसी को अवॉइड करना, स्मोकिंग को अवॉइड करना है। कुछ कारण और भी हो सकते हैं, वो अलग कारण है, वो कैंसर वगैरह, वो मतलब वो बड़ी चीजें हैं। कैंसर, कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें आरबीसी बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल सो नाइस, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं पूरे जो है क्लस्टर सुबाना की तरफ से
और क्लस्टर कासनी की तरफ से, सभी शिक्षक साथियों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने ये जो विशेष जानकारियां हमें उपलब्ध कराई, ये हमारे जीवन में बहुत सारी काम आने वाली चीजें थी, जो ऑन द स्पॉट हम विचलित न होकर के आपकी डायरेक्शन को वहाँ खड़ी चोट इम्प्लीमेंट करें, ये हमारी भावना रहेंगी। और यथावत जैसी स्थिति होगी उसके हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपका कॉन्टेक्ट नंबर आप वायरल कर दें। इसी नंबर के ऊपर एक सहानुभूति आपसे और अपेक्षा करूंगा। आप जिस कार्य सतली के ऊपर बैठे हैं, वहाँ के कुछ बच्चों को एनेमिक है या इस है, एक दो विजिट उस स्कूल के अंदर क्लस्टर लेवल पे आप अपनी तरफ से अगर कर देंगे तो ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य और धन्यवाद की बात होगी। सर आप हमारे गुरु एक विजिट कर दे, दैट्स ऑल। उसमें बहुत कुछ आ जाता है। आपका गुड फेथ उस संस्था के प्रति, उन बच्चों के प्रति, अपने के प्रति। सर आप चीजें संलिप्त हो जाएंगी। मैं ज्यादा जगह की नहीं कह पाऊंगा, लेकिन विशेषकर जहाँ तक सुबाना क्लस्टर की बात आती है तो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट यू शुड विजिट देयर। सर आप सर आप हमारे गुरुजी हैं। आप एक तो धन्यवाद और प्लीज वाले शब्द तो मेरे लिए यूज ना करें। आप हमारे को आशीर्वाद दें, इतना बहुत है। और तब भी आप आदेश करेंगे, राउंड द क्लॉक वी आर अवेलेबल फॉर द स्कूल एज वेल एज फॉर द ह्यूमैनिटी। सो काइंड, हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर यूं ही फलीभूत होता रहेगा। आप इसी प्रकार से सेवा करते रहे। हमारी सहानुभूति, हमारी सभी जो मनोकामनाएं हैं, जो शुभ आशीर्वाद है, वो आप पे इसी प्रकार से कृपा बनके बनता रहेगा सर। इसमें आप हमारे आशीर्वाद को लेते हुए आप इसी प्रकार से अपने इस कार्यस्थली के ऊपर वर्चस्व बनाए रखें और हमें अपनी सहानुभूति देते रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। हाँ जी मैम। अगर इस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बच्चों को प्रोवाइड कराई जा सके सर, क्योंकि अगर कोई इन पर्सन बच्चों को स्कूल में आके ये चीजें सिखाए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा सर मेरे ख्याल से। 2 दिन का बच्चों को ही अगर आप ये ट्रेनिंग दे सके तो बेस्ट रहेगा सर, क्योंकि हम कुछ बच्चों तक पहुंचा पाएंगे, बच्चे शायद उतनी अच्छे से नहीं समझ पाए जितने अच्छे से एक डॉक्टर समझा सकता है। आप जो है ना, निशा मैम से, शिवाज सर से, मंजीत सर से आप कोऑर्डिनेट करिए। आपको जब भी आपको हमारी जरूरत महसूस होती है, हम आते हैं, अवेलेबल हैं, कोई इशू नहीं। नहीं सर, पहले जैसे फर्स्ट एड की तरफ वो सिखाया जाता था बच्चों को स्कूलों में, अब वो प्रोग्राम नहीं होता। वो काफी बेनिफिशियल रहता था सर पहले। तो उसको ऑर्गेनाइज तो प्रिंसिपल के एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से ही होगा ना। वो आप ऑर्गेनाइज करवाइए, कोई इशू नहीं है। हम आएंगे और जो भी अपनी तरफ से छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो उनके लिए अवेलेबल कराएंगे। उनको ट्रेनिंग जो भी वो कर सकते हैं उनके लेवल की, उतनी ट्रेनिंग उनको जरूर। डॉक्टर साहब, अनूप मैम बोल रही है। हाँ जी मैम। अनूप मैम, डॉक्टर साहब का यही कहना है कि आप मतलब किसी भी दिन, किसी भी कार्य दिवस को, या जब भी यथावत आप हमारी सेवाएं चाहते हैं, बेटर यू जस्ट हैव ए कॉन्टेक्ट विद मी एंड जस्ट कॉल मी। है ना? बिल्कुल। कहना चाह रहा है कि मैं आप लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहूंगा। आप एक बार परमिशन लेते हुए मुझे कभी भी कॉल बैक कीजिएगा। आई विल बी देयर विद यू पीपल डेफिनेटली सर। मेडिकल डायरेक्शंस, इजंट इट? बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतना कुछ बताया ना, आपके पास तो अथाह ज्ञान है इस विषय के ऊपर। उस 1 घंटे में समझना संभव है, लेकिन फिर भी हमारे लिए जितना उपयोगी है उसको आपने बड़े अच्छे से बताया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी साथियों को इससे लाभ होगा और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो वो उसको अच्छे से फेस कर पाएंगे। अगर आपके कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करती हूँ कि सर से जो कुछ आपको पूछना है जरूर पूछे, कोई समस्या हो। आपका सेशन बड़ा अच्छा रहा, हम सब लाभान्वित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी